हेलो एवरीवन एंड आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम इमानुएल दुर्कहाइम का ही जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। जो पहला टॉपिक हम कवर करेंगे वो है इमानुएल दुर्कहाइम का श्रम विभाजन का सिद्धांत। तो दुर्कहाइम का जो पुस्तक थी द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो कि 1893 में फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुई थी तथा बाद में 1933 में उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। तो श्रम विभाजन का जो सिद्धांत था ये इनका बहुत ही फेमस किताब है इमानुएल दुर्कहाइम की। वास्तव में दुर्कहाइम की यह पुस्तक सामान्य जीवन के तथ्यों का वैज्ञानिक विधि द्वारा विश्लेषण का प्रथम प्रयास था और इसी कारण यह पुस्तक इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा उन्हें अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के विचारों से मिली। तो कई बार ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन वो व्यक्ति थे जिन्होंने इमानुएल दुर्कहाइम को डिवीज़न ऑफ लेबर यानी श्रम विभाजन का सिद्धांत लिखने की प्रेरणा दी। वो थे एडम स्मिथ। और ये कौन थे? एक अर्थशास्त्री थे। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने जब श्रम विभाजन के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए तो दुर्कहाइम का ध्यान इस ओर केंद्रित हुआ। एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन को आर्थिक घटना के रूप में देखते हुए इसके दो प्रमुख परिणामों उत्पादन में वृद्धि तथा वस्तुओं की श्रेणी की श्रेष्ठता का उल्लेख किया। तो अब एडम स्मिथ क्योंकि अर्थशास्त्री हैं तो उन्होंने श्रम विभाजन को आर्थिक घटना के रूप में देखा और उन्होंने उसके दो परिणाम यानी उसके दो कंक्लूजन बताए। पहला था कि ये उत्पादन में वृद्धि करता है और वस्तुओं की श्रेणी में श्रेष्ठता को बताता है कि कौन सी वस्तु ज़्यादा बेहतर है। परंतु दुर्कहाइम ने श्रम विभाजन को एक सामाजिक तथ्य के रूप में देखते हुए इसके प्रमुख सामाजिक परिणामों जैसे समाज में एकता बनाए रखने पर बल दिया। लेकिन अब जैसे कार्ल मार्क्स ने सोसाइटी को आर्थिक दृष्टिकोण से देखा तो कहीं ना कहीं दुर्कहाइम ने ऐसे ही एडम स्मिथ ने जो श्रम विभाजन था उसको आर्थिक दृष्टिकोण से देखा था, लेकिन दुर्कहाइम ने उसे दोनों दृष्टिकोण से देखा था। और आगे इस बुक में लिखा जाता है कि इससे हमें यह पता चलता है कि एक विषय के विकास से किस प्रकार अन्य विषय भी प्रभावित होते हैं। जैसे यहाँ पे अर्थशास्त्र क्या प्रभावित हुआ था? समाजशास्त्र। इसी पुस्तक में उन्होंने यंत्रवत व यांत्रिक एकता व सावयवी एकता का वर्णन किया है और कहीं ना कहीं यही वो बुक थी जिसमें उन्होंने यांत्रिक एकता को और सावयवी एकता का वर्णन किया था। दुर्कहाइम श्रम विभाजन पर लिखी अपनी इस पुस्तक की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से विकासवादी विचारधारा का ही खंडन नहीं करते बल्कि इस बात पर भी बल देते हैं कि समाजशास्त्र का उद्देश्य समाज का सुधार नहीं है। वह नैतिकता को भी वैज्ञानिक आधार पर समझने के पक्ष में थे। इस ग्रंथ की प्रस्तावना में उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि इस पुस्तक का उद्देश्य जीवन के नैतिक तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन करना है। तो कहीं ना कहीं उनका जो एक ओरिएंटेशन रहा है, जो उनका एक दिमाग हमेशा से रहा था, वो किस बात को लेके था? वैज्ञानिक आधार पर समाज को समझने, नैतिकता को समझने या कोई भी पहलू जो सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाता है उसे समझने में था। और किस तरीके से? वैज्ञानिक तरीके से। इस पुस्तक में उन्होंने श्रम विभाजन के कारणों व प्रकारों पर प्रकाश डाला और उन्होंने श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूपों का भी वर्णन किया है। बलपूर्वक लादा गया श्रम विभाजन, आदर्शविहीन श्रम विभाजन और अत्यधिक श्रम विभाजन सामाजिक एकता में सहायक नहीं होते क्योंकि ये असामान्य श्रम विभाजन है। तो कहीं ना कहीं वो इस बात को भी बताते हैं कि अगर बलपूर्वक हम श्रम विभाजन करेंगे या कोई आदर्शविहीन श्रम विभाजन करेंगे या अत्यधिक श्रम विभाजन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो सामाजिक एकता है वो उसको नुकसान पहुँचाएगा। ठीक है। उनका उद्देश्य दो प्रकार के समाजों में सामाजिक एकता के नियमों को खोजना था। पहले औद्योगिक पूर्व समाज जिनमें श्रम विभाजन का अभाव होता था और दो औद्योगिक समाज जिसमें श्रम विभाजन पाया जाता था। तो कहीं ना कहीं दुर्कहाइम ने इस अपनी अध्ययन में ये बात की क्लैरिटी रखी थी कि मुझे सामाजिक एकता के नियमों को किन दो तरह के समाजों में देखना है, औद्योगिक पूर्व और औद्योगिक समाज। श्रम विभाजन का क्या अर्थ होता है अब इसे यहाँ पे देखते हैं। श्रम विभाजन की उत्पत्ति आधुनिक नहीं है। 19वीं शताब्दी के अंत में श्रम विभाजन के सिद्धांत को सामाजिक दृष्टिकोण से देखने के प्रयास शुरू हुए थे और पहले ही आपको बता दिया गया है कि एडम स्मिथ वो प्रथम विद्वान थे जिन्होंने श्रम विभाजन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। परंतु श्रम विभाजन केवल आर्थिक जगत तक सीमित नहीं था। आज सभी
क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। इसी के परिणाम स्वरूप राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक कार्य अधिकाधिक विशेषीकृत होते जा रहे हैं। श्रम विभाजन से अभिप्राय। अब देखिए श्रम विभाजन का मतलब होता क्या है। कार्यों की भूमिकाओं का वितरण है। सिंपल सा बात है कि एक काम आपको दिया जाता है, एक काम है, ठीक है। लेट्स से एक काम है कि टीचिंग, ठीक है, टीचिंग का काम है। अब टीचिंग का काम क्या होता है, जब तक श्रम विभाजन नहीं है तो एक ही व्यक्ति सब कुछ सिखाता था। जैसे गुरुकुल जो शिक्षा प्रणाली थी, है ना, उसमें जो गुरु होते थे वो आपको सब कुछ सिखाते थे। लेकिन बाद में चल के क्या हुआ कि अगर आपको मैथ सीखना है तो आप मैथ्स के टीचर से पढ़ेंगे, हिंदी सीखनी है तो आप हिंदी के टीचर से पढ़ेंगे, इंग्लिश सीखनी है तो आपको इंग्लिश के टीचर से पढ़ेंगे। तो यहाँ श्रम विभाजन हुआ, है ना, और टीचिंग भी अलग अलग तरीके से होने लगी। तो इसको कहीं ना कहीं बोला गया था श्रम का विभाजन। तो ये कहीं ना कहीं भूमिकाओं का वितरण हुआ। जैसे श्रम विभाजन बढ़ता गया, कार्यों में विशेषीकरण आता गया। दुर्खाइम का कहना था कि श्रम विभाजन का अभिप्राय केवल भूमिकाओं में विभिन्नीकरण व विशेषीकरण नहीं है, अपितु इन भूमिकाओं में समन्वयन भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि दुर्खाइम एक फंक्शनलिस्ट हैं, एक प्रकार्यात्मक हैं, विचारक हैं, तो वो हमेशा समन्वय की बात को जोर देते हैं। प्राचीन समाजों में सम विभाजन न के बराबर था तथा लोगों में केवल लिंग के आधार पर ही थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता था, परंतु अधिक विशेषीकरण नहीं था। तो प्राचीन समाजों में देखा गया था कि श्रम विभाजन होता ही नहीं था, लोग केवल लिंग के आधार पर ही थोड़ा बहुत अंतर पाए जाते कि महिलाओं का काम ये है ना, लिंग के आधार पर, और पुरुषों का काम ये है, और अधिक विशेषीकरण भी नहीं था। इसीलिए प्राचीन समाजों में सामाजिक एकता का आधार समानता, और यहाँ समानता का मतलब है एक जैसे लोग अगर रहेंगे तो सामाजिक एकता पनपती थी। परंतु जैसे जैसे समाज में जटिलता आती जाती है, समाज परंपरा से आधुनिकता की ओर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे कार्यों का वितरण बढ़ता जाता है। इससे कार्यों में विशेषीकरण बढ़ता जाता है और विशेषीकरण के कारण समाज के व्यक्ति एक दूसरे पर आश्रित होते जाते हैं। इस प्रकार समाज में रहने वाले व्यक्तियों में अन्योन्यता बढ़ती जाती है, यानी एक दूसरे के ऊपर आपकी निर्भरता बढ़ती जाती है। इसीलिए आधुनिक समाजों में सामाजिक एकता का प्रमुख आधार श्रम विभाजन है। दुर्खीम ने इन दोनों प्रकार की संश्लिष्टता अथवा एकता के लिए क्रमशः यांत्रिक एकता तथा सावयविक एकता शब्दों का प्रयोग किया है। तो आधुनिक समाजों में सामाजिक एकता का प्रमुख आधार क्या था? श्रम विभाजन। और दो प्रकार की इन्होंने संश्लिष्टता या एकता के लिए बातें की थी, जिसमें से एक है यांत्रिक एकता और एक है सावयविक एकता। अब आइए देखते हैं इन दोनों शब्दों के अर्थ क्या हैं और ये होते क्या हैं। यांत्रिक एकता प्राचीन समाजों में पाई जाती है, यानी वो समाज जहाँ पे बहुत ही कम आपका श्रम विभाजन होता है। यांत्रिक शब्द यंत्र शब्द से बना है। जिस प्रकार किसी एक यंत्र द्वारा उत्पादित सभी वस्तुएं एक जैसी होती हैं, ठीक उसी प्रकार से प्राचीन समयों में व्यक्ति एक जैसे होते थे, अर्थात एक जैसी भूमिकाएं निभाते थे। सावयविक एकता का अभिप्राय, जो दूसरी वाली उनकी एकता है, उसका अभिप्राय श्रम विभाजन के कारण अन्योन्यता द्वारा पाई जाने वाली एकता है तथा यह एकता आधुनिक समाजों में पाई जाती है। और जो इनकी दूसरी एकता है सावयवी, वो डिपेंडेंसी यानी एक दूसरे के ऊपर निर्भरता के द्वारा पाई जाने वाली एकता है तथा यह एकता आधुनिक समाजों में यानी आज के समय में हम ये वाली एकता देखते हैं। नाउ अब श्रम विभाजन का अध्ययन करने के पीछे दुर्खाइम के क्या उद्देश्य रहे होंगे, हमारे लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम उद्देश्य जान लेते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा इसका ये मतलब था, इसलिए वो ये अध्ययन कर रहे थे। तो श्रम विभाजन के अपनी पुस्तक में दुर्खीम ने अपने अध्ययन के 3 प्रमुख उद्देश्यों बताए थे, यानी उद्देश्य तक सीमित रखना चाहते थे। ये उद्देश्य हैं: पहला, श्रम विभाजन के कार्यों को निर्धारित करना तथा यह पता लगाना कि श्रम विभाजन द्वारा कौन सी सामाजिक आवश्यकता पूरी होती है। तो कहीं ना कहीं जब हम श्रम विभाजन के कार्य निर्धारित हो जाते हैं तो हमें सामाजिक आवश्यकताओं का पता चलता है, उन कारणों व दशाओं का पता लगाना जिस पर श्रम विभाजन आश्रित है तथा श्रम विभाजन के प्रमुख असामान्य प्रकारों का पता लगाना। तो कहीं ना कहीं श्रम विभाजन के क्या प्रमुख असामान्य प्रकार हो सकते हैं, यानी जो सामान्य नहीं है ऐसे भी कुछ प्रकार हो सकते हैं, कारण और दशाओं का, और समाज की क्या आवश्यकता है जिनके कारण श्रम विभाजन होता है, ये पता लगाना। पुस्तक को
यानी जो इनकी पुस्तक है श्रम विभाजन को 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटने के पीछे दुर्खीम का एक उद्देश्य है कि श्रम विभाजन की व्याख्या और इसे समझना, और व्याख्या करने से कार्य कारण का पता लगाने से संबंधित है। असामान्य प्रकारों का अध्ययन सामान्य प्रकारों को ठीक प्रकार से समझने के लिए अनिवार्य है। तो अगर हम असामान्य प्रकारों के श्रम विभाजन को समझेंगे तो हम सामान्य प्रकारों को भी समझ पाएंगे, इसीलिए वो इन सारे पहलुओं की बात करते हैं। मैं एक बार फिर भी इनको अंडरलाइन कर देती हूँ। उसके बाद ये पुस्तक की रूपरेखा है, ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, हम डायरेक्ट आगे चलते हैं कि श्रम विभाजन के कार्य क्या होंगे। दुर्खीम श्रम विभाजन के कार्य को बताने से पहले प्रकार्य शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हैं, और खुद दुर्खीम को प्रकार्यात्मक सिद्धांतवादी बोला जाता है। तो आइए देखते हैं कि प्रकार्य शब्द का क्या अर्थ है। वह उद्देश्य अथवा लक्ष्य शब्द का प्रयोग न करके प्रकार्य शब्द का प्रयोग करना अधिक उचित समझते हैं। दुर्खीम के अनुसार प्रकार्य शब्द 2 काफ़ी विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया गया है। जैसे प्रकार्य शब्द किसी क्रिया या प्राणमय गतिविधियों की व्यवस्था का बोध बिना इनके परिणामों को बताता है, जबकि कई बार इसके द्वारा इन गतिविधियों व जीवन की आवश्यकताओं के संबंध का ज्ञान होता है। तो कई बार हमें प्रकार्य से क्या होता है, 2 अलग अलग शब्द इसके अर्थ निकलते हैं। पहला कि प्रकार्य शब्द कोई भी क्रिया बताता है, ठीक है, और क्रिया मतलब गतिविधियों की व्यवस्था, ठीक है, और इनके परिणाम क्या निकलेंगे, यानी जो व्यवस्था चल रही है, जो क्रिया चल रही है, उनका परिणाम क्या है। और दूसरी बार कई बार इनके द्वारा जो इनकी गतिविधियां होती हैं और जीवन की आवश्यकताओं के संबंध में भी हमें प्रकार्य बताता है कि हम जो कोई भी काम कर रहे हैं वो किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार्य है। तो प्रकार्य के 2 अर्थ आपको समझ में आएंगे, एक तो क्रिया है, दूसरा जो क्रिया हो रही है वो किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हो रही है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, उसको हम पढ़ते हैं। हम पाचन प्रक्रिया व श्वसन प्रक्रिया को ले सकते हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं के परिणाम से हमारा कोई तात्पर्य नहीं रहता, परंतु दुर्खीम प्रकार्य शब्द का प्रयोग दूसरे अर्थ में करते हैं। जैसे प्राचीन क्रिया से जो रस निकलते हैं, यदि उनसे शरीर की खोई हुई पुनः शक्ति पुनः प्राप्त हो जाती है तो पाचन क्रिया का प्रकार्य ठीक है। यदि नहीं प्राप्त होती तो पाचन क्रिया के प्रकार्य में कोई भी दोष है। यानी देखिए, सिंपल सी बात है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो, है ना, और अगर वो काम उस उद्देश्य को पूरा कर पा रही है तो वो प्रकार्य है, और अगर नहीं कर पा रही है तो वो प्रकार्यात्मक नहीं है। श्रम विभाजन का कार्य सभ्यता का निर्माण करना नहीं है, अपितु इसका कार्य मुख्यतः समूहों व व्यक्तियों को एक सूत्र में बांधकर समाज में एकता लाना है। सिंपल सी बात है, और बार बार बात रिपीट हो रही है कि कहीं ना कहीं श्रम विभाजन, ठीक है, किसी सभ्यता का निर्माण नहीं कर रही है, कोई भी नई सोसाइटी नहीं बना रही है, बल्कि ये क्या कर रही है, ये एकता की बात करते हैं। समाज की एकता इससे बनी रहती है, तथा समूहों व व्यक्तियों में यह एकता श्रम विभाजन के बिना नहीं आ सकती। जब तक हमारे पास श्रम विभाजन नहीं है, हम समूहों को साथ नहीं ला सकते, ऐसा दुर्खीम का मानना था। दुर्खीम सामाजिक एकता के 2 प्रकार बताते हैं, यांत्रिक व साव्य। अब ये हमें पता चल गया कि प्राचीन समाजों में हमें कौन सी एकता दिखेगी, यांत्रिक एकता, और आधुनिक समाजों में कौन सी एकता दिखेगी, साव्यवी एकता। और यही इस पूरे के पूरे पैराग्राफ का क्रक्स है, ठीक है। जैसे जैसे विशेषीकरण आएगा तो साव्य की तरफ हम बढ़ेंगे। आइए देखते हैं अब श्रम विभाजन के कारण व दशाएं, ठीक है। ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और जो पहलू आपको याद रखने की ज़रूरत है, मैं उनको ही बता रही हूँ, रिपीट नहीं कर रही हूँ। अर्थशास्त्रियों के अनुसार श्रम विभाजन का कारण हमारी बढ़ती हुई प्रसन्नता है। इसमें यह मान लिया गया था कि हम वास्तव में खुशी व प्रसन्नता की ओर बढ़ रहे हैं, परंतु दुर्खीम इस प्रकार के तर्क से सहमत नहीं है। ये जो अर्थशास्त्रियों वाला तर्क है वो एडम स्मिथ से आता है, और वो बोलते हैं कि कहीं ना कहीं जब हम अपनी चीज़ें, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं तो हम प्रसन्न तो होंगे। लेकिन दुर्खीम श्रम विभाजन को अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, और उनका कहना था कि इतिहास के प्रत्येक युग में जो प्रसन्नता व्यक्तियों को मिली है वह सीमित है। यदि श्रम विभाजन का कोई और कारण नहीं है तो प्रसन्नता प्राप्त होने के पश्चात श्रम विभाजन में वृद्धि रुक जानी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं जब आप प्रसन्न हो चुके हैं, हर एक समाज में आप प्रसन्न हो रहे हैं क्योंकि आपका श्रम विभाजन है, तो श्रम विभाजन चलता क्यों जाता है, और ऐसा वास्तव में नहीं होता है।
है ना। श्रम विभाजन रुकता तो नहीं है, श्रम विभाजन तो बढ़ता चला जाता है। इसके विपरीत यह देखा गया है कि दुखदायी अनुभव होने पर भी श्रम विभाजन निरंतर वृद्धि होती है। और ऐसा नहीं है कि हैप्पीनेस अगर मिलती जा रही है सोसाइटी में तो श्रम विभाजन हम कम कर देते हैं, नहीं, वो बढ़ता है। इससे प्रसन्नता स्वास्थ्य की एक दशा मात्र, ऐसा उन्होंने प्रूव कर दिया था। किसने? इमानुएल दुर्खाइम ने। दुर्खीम का कहना है कि श्रम विभाजन का कारण समाज के नैतिक घनत्व में वृद्धि है, जिसका सूचक भौतिक घनत्व है ना। तो कहीं ना कहीं दुर्खाइम अब ये बात करते हैं कि श्रम विभाजन का कारण समाज के नैतिक घनत्व में वृद्धि है। नैतिक घनत्व यानी मोरल डेंसिटी, यानी देखो डेंसिटी का मतलब होता है ना, डेंसिटी का डेमोग्राफी में मतलब होता है कि एक जगह पर, है ना, एक किलोमीटर या 1 स्क्वायर किलोमीटर्स वगैरह ये एरिया में कितने लोग रहते हैं, इससे डेंसिटी बनती है। तो हम बोलते हैं शहरों की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे लोग पास पास रहते हैं। मोरल डेंसिटी यानी मोरली, नैतिक रूप से आप कितने पास पास हैं, इसकी वृद्धि होती है। और इसका सूचक होता है मटेरियल डेंसिटी। तो कहीं ना कहीं जब हम मोरली लोगों से जुड़े हुए हैं तो वो ये किस चीज़ का सूचक है कि भौतिक घनत्व, यानी मटीरियलिस्टिक चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। समयानुसार खंडात्मक प्रकार की संरचना का लोप हो जाना शुरू हो जाता है और सामाजिक आयतन में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये स्टैट से लिया गया है और आप इसको एक तरह से बोल सकते हो फिज़िकल साइंसेस से लिया गया है। लेकिन जैसे अभी मैं इसको सही से एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे जैसे आपका समय बढ़ता जाता है तो जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट हमने बना दिए हैं वो कहाँ हो जाते हैं, वो लुप्त हो जाते हैं और सामाजिक आयतन में वृद्धि शुरू हो जाती है और ये फैलता चला जाता है। इस प्रकार समाज के आयतन व घनत्व में वृद्धि द्वारा भौतिक घनत्व बढ़ता है, जिसके द्वारा सांस्कृतिक यांत्रिक रूप से सामाजिक श्रम विभाजन की प्रगति निर्धारित होती है तथा अस्तित्व के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है, जिसके कारण अधिक उत्पादन, अधिक वस्तुओं की मांग बढ़ने के साथ साथ विशेषीकरण बढ़ने लगता है। क्योंकि हर एक चीज़ हर कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता। हो सकता है कोई चीज़ कोई प्रोड्यूस कर रहा हो, कोई चीज़ इसको अच्छा बना रहा हो, कोई एक डिज़ाइन का सूट अच्छा बना रहा है, तो विशेषीकरण बढ़ रहा है। दुर्खीम का कहना है कि श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण तभी विकसित होता है जब व्यक्तिगत भिन्नताएं बढ़ जाती हैं और जब लोगों को एक स्टेट की साड़ी पसंद है, दूसरे स्टेट की साड़ी पसंद है, तो कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को अलगाव मतलब अलग देखते हैं, विशेषीकरण में देखते हैं। दुर्खीम स्पेंसर के इस सिद्धांत से सहमत नहीं है कि आयतन में वृद्धि व्यक्तिगत भिन्नताओं को बढ़ावा देती है। तो कहीं ना कहीं स्पेंसर को भी वो नकारते हैं और इनका कहना है कि भिन्नताओं का बढ़ना श्रम विभाजन का विरोधी है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस प्रकार दुर्खीम के कारण सामाजिक पर्यावरण व सामाजिक घटनाओं के संदर्भ में श्रम विभाजन देखा गया है। दुर्खीम श्रम विभाजन की दशाएं भौगोलिक परिस्थितियों में नहीं बल्कि सामाजिक संबंधों में देखते हैं। इनका कहना है कि प्रत्येकता श्रम विभाजन के विकास की एक बाधा है। तो कहीं ना कहीं जब हम चीज़ें अपने पूर्वजों से लेते हुए चलते हैं तो वो श्रम विभाजन में बाधा होती है। इसीलिए हमें बढ़ते रहना चाहिए, स्पेशलाइजेशन करना चाहिए और चीज़ों को नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। दुर्खीम के अनुसार समाजों के आयतन व घनत्व में वृद्धि के कारण व्यक्तियों में भी परिवर्तन आते हैं तथा वे अत्यधिक स्वतंत्र हो जाते हैं तथा सामूहिक व्यक्तित्व से अपना संबंध तोड़ लेते हैं। इससे विशेषीकरण बढ़ने लगता है तथा श्रम विभाजन में भी वृद्धि होती है। अब कुछ ये श्रम विभाजन के असामान्य प्रारूप बताते हैं। बैचलर्स के स्टूडेंट के लिए दिस इज़ नॉट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है? इस सिद्धांत की आलोचना के तत्व। आइए देखते हैं। यद्यपि दुर्खीम ने अपना श्रम विभाजन का सिद्धांत विश्वत रूप से प्रस्तुत किया, फिर भी इसमें कुछ कमियां दिखती हैं। जैसे दुर्खीम श्रम विभाजन में केवल सामाजिक पक्ष की ओर ध्यान देता है और इसके कारण जनसंख्या घनत्व व आयतन में वृद्धि मानता है। इसका कारण वो जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि व आयतन में वृद्धि मानता है। इसका कार्य भी दुर्खीम के अनुसार, इस कारण भी कारण आएगा यहाँ पे, दुर्खीम के अनुसार समाज में सामाजिक संश्लिष्टता लाना तथा यह संश्लिष्टता श्रम विभाजन के कारण व्यक्तियों में एक दूसरे पर आश्रितता द्वारा होती है ना। ऐसा उन्होंने बोला था कि जैसे जैसे लोग पास आते जाएंगे तो लोग दूसरे के ऊपर आश्रित होते जाएंगे। परंतु श्रम विभाजन में इतने अधिक विकास के कारण भी आधुनिक समाजों में व्यक्तियों में संतोष नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो श्रम विभाजन अगर हो भी जाए और दुर्खाइम के अकॉर्डिंग सामाजिक श्रम विभाजन हो भी जाए तो भी आधुनिक समाजों में व्यक्ति खुश नहीं है, व्यक्ति एक साथ सही में
हैप्पी नहीं है। आदिम समाजों में लोग अधिक सुखी थे जबकि श्रम विभाजन नहीं था। साथ ही दुर्खाइम ऐसा मानते हैं कि श्रम विभाजन बढ़ेगा तो लोग ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज़ लेंगे, जबकि ऐसा नहीं है ना। दुर्खीम एकदम समरूपता से श्रम विभाजन पर आ जाते हैं तथा बीच की उन अवस्थाओं का उल्लेख नहीं करते जिनमें श्रम विभाजन अपनी प्रारंभिक अवस्था में है ना। ये इनका दूसरा एक क्रिटिसिज्म हो सकता है कि वो श्रम विभाजन की अलग अलग स्टेजेस को नहीं बताते, वो डायरेक्ट रिजल्ट बताते हैं कि श्रम विभाजन हो रहा है और यांत्रिक एकता है, सावयवी एकता है, इस बारे में। इन समाजों व आधुनिक समाजों में श्रम विभाजन चरम सीमा पर पहुंच चुका है तो क्या अंतर है तथा श्रम विभाजन के विभिन्न स्तर किस प्रकार से सामाजिक संश्लिष्टता को प्रभावित करते हैं, इस बारे में दुर्खीम का सिद्धांत प्रकाश नहीं डालता और इसीलिए ये इनकी एक आलोचना बनती है। इसके बाद कल से हम लोग सामाजिक एकता के इनके सिद्धांत को देखेंगे। इसको एक सेपरेट दो सामाजिक एकता कहीं ना कहीं उनके जो ये श्रम विभाजन है वहाँ से निकल कर आती है, लेकिन सामाजिक एकता के सिद्धांत को हम लोग सेपरेटली देखेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। अगर हुआ है तो वेल एंड गुड। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।